हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुवर्ण शेखर। हम आपके लिए आज मैथ्स का वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। अब तक 3 वीडियो हमने फ्लिक्स पे अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग मैथ्स का वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अभी 10th पास करके 11th में आए हैं, और उनके लिए भी है जिनके लिए जो 12th के बच्चे हैं और उनमें कुछ पोर्शन अगर 11th का बाकी है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वो भी सारे स्टूडेंट जिनके आईआईटी फाउंडेशन वगैरह बुक के अंदर में अगर सेट चैप्टर दिया हुआ है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग को बात करना है कि सेट क्या चीज़ है, व्हाट इज सेट। सबसे पहले हम लोग सेट का डिफिनेशन देखेंगे। देखिए, सेट के बारे में कहा जा रहा है इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होने का? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ यू कैन से 5 गुड एक्टर्स। ओके, तो अगर कोई आदमी से पूछा जाएगा 5 एक अच्छे एक्टर का नाम बताओ, तो वो लोग क्या बताएंगे? मान लीजिए कि क्लास में एक बच्चा है, मोनू कुमार से पूछा गया कि 5 अच्छे एक्टर का नाम बताओ, तो वो कहेगा उसके हिसाब से अमिताभ बच्चन मे बी, या फिर हो सकता है सैफ, या फिर हो सकता है सलमान, या फिर हो सकता है शाहरुख, और एक और कोई भी, अजय लगा लीजिए, अजय देवगन। यही सवाल किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे आप तो उसके लिए हो सकता है वो कहेगा नहीं मेरे लिए तो रणवीर है। सिंह लगा लो, कपूर लगा लो, 2 यहीं पे हो गया, 2 यहाँ हो गए, तीसरा लगा लो शाहिद लगा लो, शाहिद कपूर, 4 हो गए, 3 हो गए सॉरी। और यस, अमिताभ बच्चन को तो रख ही लो क्योंकि वो तो हर कोई का फेवरेट होता है। एक ये हो गया और कोई एक और लगा। सो आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ 5 गुड एक्टर्स के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो कोई आदमी आएगा तो कहेगा नहीं हमारा लिए तो ये कलेक्शन बना, कोई दूसरा आदमी आएगा कहेगा मेरे लिए ये कलेक्शन, एक और लगा लेना, मेरे लिए ये कलेक्शन बना। तो ये जो कलेक्शन है ये कोई खास डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ये इसका आंसर वेरी कर सकता है। कोई आएगा कहेगा मेरे लिए वो आइडियल है, कोई आएगा कहेगा मेरे लिए वो आइडियल है। तो ये कलेक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं इन द सेंस कि इसका कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, इसका आंसर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल में, देखिएगा ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स विच इज, ध्यान दीजिएगा, लेस देन 10। सो इस केस में किसी एक का आंसर क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9। किसी दूसरे पर्सन से पूछोगे तो उसका भी आंसर यही होगा, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। तीसरों से पूछोगे तो भी आंसर वही होगा। तो ये जो कलेक्शन हुआ ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें आपको तुरंत पता लग गया कि अच्छा इसमें तो सिर्फ 1, 3, 5, 7 और 9 ही आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। बट इस कलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसमें पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा। अगर मान लीजिए हम बात करें 5 गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, सो कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स इन इंडिया। तो ये जो कलेक्शन होगा फिर से एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी के सोच के अनुसार, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा प्लीज, हर आदमी के अनुसार ये वाला जो कलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा। हर आदमी कुछ और सोचता होगा कि उसके लिए बेस्ट क्रिकेटर का क्राइटेरिया कुछ और होगा,
किसी दूसरे पर्सन के लिए बेस्ट क्रिकेटर का क्राइटेरिया कुछ और होगा। तो ये कोई खास क्राइटेरिया इसमें है नहीं, ये स्वतंत्र है, आप जैसा मन करे वैसा सोच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे हम बात करें कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 8, तो आप क्या बताएंगे? 2, 4, 6। यस, तो ये जो कलेक्शन हुआ ये डेफिनेट कलेक्शन हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, राइट। सो ऐसे सारे कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं इनको कहा जाता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट में कहने का मतलब है कि सेट एक तरह का कलेक्शन होगा जो स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन है, उसमें उसके डेफिनेशन वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सेट कभी भी नहीं बोलेंगे, राइट। तो सेट के लिए डिफिनेशन होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ये सेट नहीं है, ये सेट बिल्कुल है, फिर से ये सेट नहीं है और ये सेट है। ठीक, तो हम लोग पहचान चुके हैं। सेट का पहचान बड़ा आसान है, याद रखिएगा। ये पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है बट लॉजिकल है। अगर आप जरा भी लॉजिक से बाहर होंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में बड़ा तकलीफ हो सकता है आसान, बट लॉजिक के बाहर अगर होंगे आप तो चैप्टर समझने में मुश्किल होगा। और ये जो चैप्टर है ये हर एक चैप्टर 12th में जब आप जाएंगे तो हर एक चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ छाप आपको दिखाई देगा। रिलेशन फंक्शन आप देख लीजिए, बिना सेट के आप रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ सकते हैं। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, उसमें भी सेट के इस्तेमाल से हम लोग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आसान, इटसेल्फ बहुत वेटेज नहीं है, बट इसका जो यूज है अलग अलग चैप्टर में वो इसको बड़ा स्पेशल बना देता है। ठीक, तो आप इसको नोट करिए और हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको इनमें पहचानना है कि कौन इसमें सेट है और कौन इसमें सेट नहीं है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ढूंढना है सेट के डेफिनेशन के अनुसार कहता है सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो आप देखें जरा इसमें किसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, वही वेल डिफाइंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो कोई सी से भी आप आंसर पूछ लो, वो आंसर 1 से लेकर के 49 तक करेगा, 1 से लेकर के 49 तक आंसर करेगा, वो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। तो ये एक सेट होगा, यस एक सेट है। बट अगर आप बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, राइट, तो ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई कहेगा नहीं हमको वो ज़्यादा पसंद है, नहीं कहेगा मुझे वो ज़्यादा पसंद है, हर आदमी अलग अलग आंसर करेगा, इसलिए खास डेफिनेशन नहीं है। इसका जो आंसर होगा ये वेरी करेगा। डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए आंसर उसका वही आना है जो उसका आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है, यहाँ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हर आदमी के हिसाब से इसका डेफिनेशन बदल जाएगा। अतः ये एक सेट नहीं होगा। पहचानो जरा तीसरा के बारे में क्या कह रहा है। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास का मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं क्लास में, वो किसी से भी पूछोगे तो पहचान ले कि हाँ वो लड़की है, ये सारी लड़कियां हैं, ये सारे लड़के हैं। वो पर्सन टू पर्सन, ऐसे तो नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आया उसमें से एक लड़की को कह रहा नहीं ये तो लड़का है, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर गया, ऐसा तो है नहीं। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास क्या होगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बताइए, राइटर का टैलेंट हर आदमी अलग अलग तरीका से जज करेगा। किसी आदमी के अंदर में राइटर को लेकर के कि हाँ वो थ्रिल अगर ज़्यादा देता है अपने स्टोरी में तो ये दिस इज द बेस्ट एक्टर, दिस इज द बेस्ट राइटर। और कोई कहता है कोई सस्पेंस रखता है और दिस इज द बेस्ट राइटर। कोई कहता है नहीं रोमांटिक लिखता है तो ये बेस्ट राइटर। तो ये जो राइटर का डेफिनेशन है यहाँ, टैलेंटेड राइटर का जो डेफिनेशन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मतलब इसे कोई खास वेल डिफाइंड आंसर इसका नहीं होगा, इसलिए ये एक सेट नहीं है। उसी तरह से आप देखें पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कलेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ओहो, फिर से अगर मान लीजिए आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सारे ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से आप पूछ रहे हैं तो वो कहेगा नहीं 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 5वां नंबर क्वेश्चन
ज़्यादा भारी है, या फिर पूरे चैप्टर्स में जो कैलकुलस वाला चैप्टर है वो बहुत भारी है। तो कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मुझे तो मैट्रिक्स वाला पोर्शन बहुत भारी लगा, नहीं मुझे तो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट बहुत भारी लगा। तो ये डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, ये भी फिर से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब कोई आदमी, हर आदमी का आंसर हर आदमी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए ये एक सेट नहीं है। इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप लोग ये सीख जाएंगे कि कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन होने वाला है और कौन नहीं। आप देखिए जरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, गिना चुना ही होगा, जनवरी और जून, जुलाई, और भी जे से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल एकदम गिना चुना है, वेल डिफाइंड है। किसी से पूछोगे वही 3 आंसर होगा, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या, ये सेट है, यस। नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आराम से गिन सकते हैं, है ना। किसी से पूछेगा तो अगर मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद ने 1000, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, मतलब लिखे होंगे 1000 नोवेल लिखे हैं, तो हर आदमी का आंसर वही होगा अगर उसका जीके स्ट्रांग है तो, राइट। सो आप कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। मान लीजिए 20 सवाल हैं तो वही 20 सवाल होंगे, चाहे कोई और देखे तब, चाहे हम जाके देखें तब, चाहे आप जाके देखिए तब, वही 20 सवाल उस चैप्टर में दिखाई देंगे। तो ये क्या होने वाला है, फिर से एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये भी एक सेट होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? यस, टेल मी। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब जैसे मुझे सांप से डर लगता है तो मैं कहूँगा स्नेक इज मोस्ट डेंजरस। किसी को बिच्छू से डर लगता है और बहुत खतरनाक है, उसके हिसाब से बिच्छू हो जाएगा, राइट। किसी के हिसाब से तिलचट्टा हो सकता है, कॉकरोच। देखते हैं कभी कोई आदमी तो इतना ऊपर से कूद जाता है, सर में भी चोट लग सकता है उसके छत से, इतना किसी को डेंजरस लगता है कॉकरोच। ओके, सो ये जो इसका जो आंसर होगा ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा। सो ये एक सेट डेफिनेटली नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। तो अगर आप पूछेगा तो कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स क्या क्या होंगे, तो आप बोलोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड सो ऑन। तो हर आदमी के लिए तो यही आंसर होने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड है और ये क्या होगा, सेट होगा। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन को अगर खूब अच्छे से समझ के बनाइए तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब होता है। वेल डिफाइंड होने का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज नहीं होगा। किसी आदमी से पूछिए तो वो भी वही आंसर बताएगा जो दूसरा आदमी बताएगा, यानी कि वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए हर बार उसका सेम टू सेम डिफिनीशन आ रहा है। लेकिन अगर हर बार सेम टू सेम डिफिनीशन ना आए तो हम कहते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है और तब वो सेट नहीं कहलाएगा। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए और चलिए। सो हम लोग सेट का डेफिनेशन देख चुके हैं, सेट को पहचानना सीख चुके हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो सेट कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हाउ कैन यू राइट द सेट ऑन योर बुक और हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस सेट। द रिप्रेजेंटेशन हमको सीखना है। चलिए, सो हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन को। ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल, कुछ भी लगा लीजिए, नेचुरल नंबर्स, सॉरी, लेस देन 5। तो डेफिनेटली इसका कोई आंसर कैसे करेगा, इसका आंसर करेगा 1, 2, नेचुरल नंबर है, 3, 4, 5, ये सारे क्या, 5 नहीं सॉरी, क्योंकि लेस देन 5 शामिल इसमें नहीं होगा। सो कोई भी आंसर करेगा 1, 2, 3, 4। तो डेफिनेटली ये एक सेट तो होगा, निश्चित है। लेकिन कह रहा है कि सेट को जब भी आप रिप्रेजेंट करिए, ऐसे लिखना आंसर ऐसे बताना अच्छा नहीं लगता है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन में बताया जा रहा है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स आंसर आ रहे हैं उन सभी को कॉमा से सेपरेट करके लिखिए, राइट, और उसके बाद इन्हें कर्ली ब्रेसेस में बंद कीजिए और मन करे तो इज्जत देने के लिए इसको एक नाम भी दे दीजिए। सो जब भी आपका आंसर हो तो सेट को इस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है और उनको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में
बंद कर देना है और इसको एक नाम भी दे देना है। तो ये कहता है कि इस तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब, अच्छा एक बात बताइए, ये भी एक सेट है, सेट को लिखने का तरीका है, ये भी हमने सीखा कि सेट को लिखने का तरीका है। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इस तरीके में क्या है कि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स पता चल रही कौन कौन है। हाँ अच्छा, इसमें 1 2 3 4 शामिल होंगे, लेकिन यहाँ से देखने से नहीं लग रहा है कि 1 2 3 4 शामिल होंगे। आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, आप सोचना पड़ेगा अच्छा लेस देन बोल रहा है 5 से और नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होगा, तो आपको प्रोसेस करना पड़ रहा है। दिस इज ए स्टेटमेंट एंड दिस इज एग्जैक्ट, जिससे आपको पता चला कि अच्छा हाँ यही चारों आंसर है। तो जब भी सेट को इस तरह से एलिमेंट्स को के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब इनको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं रोस्टर नोटेशन। इसी को टेबुलर नोटेशन भी कहा जाता है, रोस्टर नोटेशन या फिर टेबुलर नोटेशन। और ये जो है, जो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ जिसको आपको डिकोड करने की आवश्यकता है, इसको कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा सर, हमको समझ में आ गया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होने वाले हैं। पहला होने वाला है रोस्टर नोटेशन और टेबुलर नोटेशन, और दूसरा होने वाला है सेट बिल्डर नोटेशन। रोस्टर नोटेशन में क्या कहता है कि सेट में जितने भी आंसर, सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन होने वाले हैं उन सबको एलिमेंट वाइज दिखाया जाएगा और सभी को कॉमा से सेपरेट किया जाएगा और करली ब्रेसेस में बंद करके थोड़ी सी इज्जत बख्श दी जाएगी उसे। तो इस तरह के नोटेशन को हम लोग रोस्टर और टेबुलर नोटेशन कहते हैं, और जब वो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसको सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे, राइट। सो इसमें पहला नोटेशन है हमारे पास दी रोस्टर नोटेशन, और यू कैन से टेबुलर ऑल्सो टेबुलर नोटेशन, और दूसरा होगा डेफिनेटली सेट बिल्डर नोटेशन। सॉरी, ओके, तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सेट बिल्डर नोटेशन दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा रोस्टर नोटेशन क्या होगा, या फिर ऐसा हो सकता है रोस्टर नोटेशन दे रखा हो और पूछेगा सेट बिल्डर नोटेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपसे कोई कह रहा है कि a इज इक्वल टू दे रखा है इस तरह से 1 2, कुछ और लेते हैं 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, इस तरह से a बराबर दे रखा है। आप बताएं जरा ये किस नोटेशन में लिखा हुआ है, और दूसरा बताएंगे कि अगर ये इस नोटेशन में लिखा है तो इसका दूसरा वाला नोटेशन क्या होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करके लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये एक रोस्टर और टेबुलर नोटेशन होने वाला है। यस, रोस्टर नोटेशन है ये। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगा। व्हाट विल बी सेट बिल्डर नोटेशन। माफी चाहते हैं, हर बार गलत हो रहा है। ठीक, ये सवाल आपसे पूछा गया, कैसे करेंगे। तो आप देखिए, सेट बिल्डर नोटेशन के लिए हमको इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना होता है। जो एलिमेंट ऐसे सेपरेट करके दिए हुए हैं उसको हमको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सेट बिल्डर को लिखने का तरीका क्या होता है। इसको ऐसे लिखा जाता है a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, और ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं x इज द सेट ऑफ ऑल x, x इज द सेट ऑफ ऑल x, ऐसे पढ़ते हैं सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। कह रहा है x जो है उन सभी, a जो है उन सभी x का सेट है जिसमें x इस प्रकार से है कि ऐसा लगता है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है। ऐसा तो देखिए तो, और उसमें खास बात यह है कि नेचुरल नंबर वो भी कौन से, जो लेस देन 6 हैं, जो 6 से छोटे हैं। अच्छा ये देखिए,
ये एक जो सेट है, इसी बात को थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। जरा पढ़िए तो कैसे पढ़ते हैं इसको। पढ़ने का तरीका होता है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, मतलब उस एक्स के बारे में अब बताया जा रहा है कि वो आखिर एक्स है कैसा। ए कह रहा है कि वो एक्स का सेट है, और वो एक्स कैसा है तो उसके बारे में अब बताया गया है कि सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर है और n जो है वो लेस देन 6 है। और ये भी लिख लीजिए एंड n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा। सो आप देखिए, क्या इसको अगर डिकोड करें आप, इस मैसेज को अगर आप डिकोड करें तो आपका क्या आंसर ये नहीं आएगा? सोच के देखिए तो कैसे, सोच के देखिए। ए कह रहा है उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो n स्क्वायर की फॉर्म में है, एंड वो n 6 से छोटा है और वो n नेचुरल नंबर भी है। तो आप सोच के देखिए तो, n को नेचुरल नंबर रखिए, 6 से छोटा रखिए और उसका स्क्वायर करके देखिए उतना आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल वही, अगर n बराबर 1 होगा तो ये 1 आएगा, अगर n बराबर 2 होगा, नेचुरल नंबर तो 2 ही होगा अगला, तो x कैसा होना चाहिए? तो n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर n इक्वल टू 3 होगा तो x कैसा होना चाहिए? एलिमेंट कैसे होने चाहिए? स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, n स्क्वायर की फॉर्म में एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5 इस तरह से। तो 5 तक के स्क्वायर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो चीज़ बना, ये जो कंप्लीट नोटेशन हुआ, इसको कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? सेट बिल्डर नोटेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है, ये इसका लिखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग हो सकता है, बट इसके जो आंसर्स निकलने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल इससे मैच करना चाहिए। अब कोई आएगा वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, ओके, एक्स is the square of natural number in which number is less, ऐसा लिखिए ना, छोड़िए ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर which is less than 6। ओह देखिए क्या कह रहा है कि a जो है वो उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स, मतलब x स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, और वो नेचुरल नंबर छोटा होना चाहिए 6 से। तो आप डेफिनेटली अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको यही आंसर प्राप्त होने वाला है। सो लैंग्वेज कुछ भी हो, आप चाहे तो इस फॉर्म में लिखिए, आप चाहे तो इस फॉर्म में लिखिए, आंसर इन दोनों के लिए यही आउटकम आने वाला है। तो डेफिनेटली कि ये दोनों जो नोटेशन हुआ, इनको हम लोग क्या कहेंगे? सेट बिल्डर नोटेशन। माफ़ कीजिएगा, फिर से आपका सुधारना होगा, सॉरी फॉर दैट। दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं? सेट बिल्डर नोटेशन होने वाले हैं। क्यों? क्या आंसर क्यों वेरी किया? क्योंकि इसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए वो हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होगा, और तरीका अलग होगा तो डेफिनेटली दोनों का लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन बट आंसर वो होना चाहिए। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ सेट बिल्डर। ओके, चलिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहां भी स्पेलिंग गलत, इसको भी सुधार लीजिएगा। देखिए ध्यान से, इसमें इस सेट में इसके ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ दिस सेट। दिस आप लिख सकते हैं इसमें, दिस 1 2 3 4 5 are called, these all 1 2 3 4 5 are called elements of set। और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ जगह का कमी है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4, ओके, सो हम पूछते हैं, हम कहेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ a, ऐसा लिखा जाएगा। 2 इज एलिमेंट ऑफ a लिखा जाएगा। 3 इज एलिमेंट ऑफ a लिखा जाएगा।
और इन सभी को अब चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े, इसलिए हमने एक तरकीब बना ली, एक नोटेशन बना दिया एलिमेंट को दर्शाने का। हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल का क्या कैसे पढ़ते हैं इसको? दिस इज सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि वो उसका एलिमेंट है। बिलोंग्स टू ये दर्शाता है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। मैंने कहने का मतलब है कि हिंदी में बोलें तो एक जो है वो ए के खानदान से बिलोंग करता है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो एक 1 ए के खानदान से बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। या फिर आप यूं कह लें कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां भी लिख सकते हैं 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे 5 के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहिएगा 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। इस सिंबल का पहचान है। तो कैसे एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग्स टू के सिंबल से, राइट। रोस्टर नोटेशन में सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और उस एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। मतलब एक, वो जो 1 है वो ए के खानदान से बिलोंग करता है। 2 भी, यस हाँ, 2 भी एक के खानदान से बिलोंग करता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इस तरह से, राइट। आप इसको थोड़ा सा साफ करना है, वीडियो को पॉज करके उसको नोट कीजिए, फिर हम आगे इसी में और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है। सेट बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एकदम वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए। कहता है पहला क्वेश्चन, डिसाइड द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। आप बताओ ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में, डेफिनेटली ये लैंग्वेज की फॉर्म में दिया, मतलब ये कौन सा फॉर्म होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगा डेफिनेटली। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या मतलब? इसके एलिमेंट डिसाइड करो, कॉमा से सेपरेट करो और कर्ली ब्रेसेस में लिख दो। जरा देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है ये उन सभी x का सेट है। ये जो सेट दिख रहा है वो सभी x का सेट है जिसमें x इस प्रकार से है कि, हिंदी में बोल रहे हैं, सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, x पॉजिटिव होना चाहिए, और कह रहा है डिवाइजर ऑफ 9। अच्छा, 9 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो आप जरा डिसाइड करो कि वो कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो तो क्या वो 1 हो सकता है? यस, 1 इज द डिवाइजर ऑफ 9, करेक्ट। 3, यस, 3 इज द डिवाइजर ऑफ 9। 9 ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 9। तो इन सभी एलिमेंट्स को कॉमा से हमने सेपरेट किया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया और थोड़ी सी उसे इज्जत बख्श दी, राइट। ये जो चीज़ हुआ ये क्या कहलाया? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो ये रोस्टर फॉर्म बन रहा है। लेकिन अगर इस रोस्टर फॉर्म से अगर इस ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म बनाना हो और ये ना दिया हो, सिर्फ इतना आंसर दिया हो, तो आप क्या कह सकते थे? आप बोल सकते थे इसका जो क्वेश्चन हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं दिख रहा है आपको, ठीक, एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना दिया कि a इज इक्वल टू 1, 3 और 9 है, ठीक। और आपसे पूछता है क्या कि इसका जरा सेट बिल्डर बनाओ। तो आप जब इसका सेट बिल्डर नोटेशन बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इससे मैच कर जाए। क्यों? क्योंकि सेट बिल्डर में आप इसको देख करके डिसाइड करते हो अपने दिमाग से, अपने सोचते हो, तो आपके अंदर कुछ और लॉजिक चला, उस पर्सन के अंदर कुछ और लॉजिक चला, तो वो अपने लॉजिक के हिसाब से सेट बिल्डर लिखा, हाँ अपने लॉजिक के हिसाब से सेट बिल्डर लिखेंगे, तो डेफिनेटली ये दोनों का आंसर वेरी कर जाएगा। यहाँ देखिए कैसे, मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज द सेट ऑफ ऑल x। कैसे पढ़ेंगे? a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, ऐसा लग रहा है कि आप सोच सकते हैं कि ये इसका 3 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n वेयर, आप जरा बताना, वेयर n इज इक्वल टू 1/3, अपने से लॉजिक जनरेट करके 1 and 3। ओहो, देखिए ये एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ध्यान दीजिए, इसको आप डिकोड करिए, एकदम सेम टू सेम इतना आएगा, इसको डिकोड कीजिए, ऐसा आएगा, ठीक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका जो सेट बिल्डर नोटेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा
ये गारंटी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन आपका चेंज हो जाएगा। बट इसको जो डिकोड करेंगे तो ये यूनिक रहना चाहिए, ये वेल डिफाइंड रहना चाहिए कि इसका भी डिफिनेशन वही है, इससे भी आंसर पूछा तो सेम आंसर आएगा। ठीक, तो अगर नोटिस कीजिएगा कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है तो उसका रोस्टर फॉर्म यूनिक होगा, लेकिन अगर रोस्टर फॉर्म दिया है तो उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिसाइड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट दिस वन। डेफिनेटली एलिमेंट्स कॉमा में सेपरेट हैं, करली ब्रेसेस में है, नाम दिया हुआ है सेट का, दिस इज द सेट ए, तो ये डेफिनेटली रोस्टर फॉर्म में है, हमको इसको सेट बिल्डर बनाना है। क्या लगता है एलिमेंट्स को देखकर क्या लॉजिक आप जनरेट कर पाओगे? आप जरा देखो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, जिसमें x इस प्रकार से है कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू, किस फॉर्म में आप बताओ जरा, इससे ये एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है। आप लिख सकते हो ये n की फॉर्म में है और डिवाइड में n+1 की फॉर्म में है, isn't it? ओके, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, छोड़ो शॉर्टकट में लिखो, एंड n इज लेस देन 5। आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म दिया है, आपको सेट बिल्डर बनाना था, तो आप देखो कैसे लॉजिक बनाओगे कि a जो है उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जिसमें एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हैं कि ऊपर में n है और नीचे में उससे एक ज़्यादा है, ऊपर में n है और नीचे में उससे एक ज़्यादा है, जहाँ ऊपर वाला ये नंबर नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा ही तक है। तो एक आदमी आया, उसने ऐसे आंसर लिख दिया, कोई दूसरा हो सकता है वो ऐसे लिख दे कहीं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू n। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर के खानदान से बिलोंग कर रहा है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए इसमें 4 शामिल हो जाएगा तो 1 से लेकर के 1, 2, 3 और 4 शामिल हो तो सेम आंसर आएगा, इसका भी आंसर सेम आएगा। तो देखिए कि रोस्टर फॉर्म से जब आप सेट बिल्डर बना रहे हो तो क्या लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, बट अगर आप सेट बिल्डर को डिकोड करोगे तो रोस्टर फॉर्म का आंसर यूनिक होगा। ओके, सो इन दो क्वेश्चन से हम लोग काफ़ी हद तक कि काफ़ी हद तक हम लोग समझ चुके होंगे, आप भी समझ चुके होंगे कि सेट को आपस में कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, एक देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन है ए इज़ द सेट ऑफ, और देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट के अंदर भी एक सेट दे रखा है। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा होशियारी से बनाइएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला कहता है 3 बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है कि 3 ए का एलिमेंट है, आपको चेक करना है। तो आप सेट के अंदर गए, देखे कॉमा से कहीं सेपरेटेड 3 है, हाँ है, इसका मतलब 3 ए का एलिमेंट होगा। कैसे एलिमेंट कैसे चेक करते हैं? एलिमेंट चेक करने का तरीका होता है, देखते हैं कि क्या ये चीज़ इस सेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करके लिखा गया है। अगर लिखा गया है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये इसका एलिमेंट है। तो 3 सेपरेटेड बाय कॉमा, तो हम कहेंगे यस 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3 बिलोंग्स टू ए। 4 के बारे में, 4 बिलोंग्स टू ए मतलब 4 ए के खानदान से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम चला कि देखिए कॉमा से सेपरेट करके 4 लिखा हुआ है, हाँ, तो हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिएगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा 1 बिलोंग्स टू ए? नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जो सेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करके लिखे हों। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कॉमा से सेपरेट करके क्या क्या लिखा हुआ है, ये एक पूरा चीज कॉमा, ये चीज कॉमा, ये चीज। मतलब हम कह सकते हैं कि सेट ए के अंदर में 3 एलिमेंट्स है, जो चीज़ कॉमा से सेपरेटेड होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो आप देखो जरा, ये कंप्लीट एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, एक कंप्लीट एलिमेंट है कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट। हम कह सकते हैं कि ए के अंदर में 3 एलिमेंट्स हैं।
कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, ऐसा नहीं कहना, हम कहेंगे ए के अंदर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ये कंबाइनली रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा एलिमेंट 3 है और तीसरा एलिमेंट 4 है। तो क्या आप ये कह पाओगे 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए? नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। उस तरह से ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। बट आप यहां देखो, दिस कंप्लीट थिंग क्या ए का एलिमेंट है? तो आप कहेंगे कि हाँ, दिस कंप्लीट थिंग इज रिटन बाय सेपरेटिंग बाय द कॉमा, राइट। ये लिखा हुआ है कॉमा सेपरेट करके, तो हम कह सकते हैं हाँ ये पूरा चीज ए से बिलोंग कर रहा है। आप ऐसा लिखेंगे, यस और नो। सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो कैसे एलिमेंट कैसे चेक करते हैं? जो चीज कॉमा से सेपरेटेड दिया हुआ होगा, हम उसी को क्या कंसिडर करेंगे? एलिमेंट कंसिडर करेंगे। सो ये कंप्लीटली एक साथ ही एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेट के अंदर सेट दिया, तो कभी आगे आएगा ऐसा नोटेशन, बहुत बार हम लोग को मिलेगा। तो जब भी इस तरह से हो तो थोड़ा सा होशियारी दिखाना है अपना, है ना। क्या करना है उसमें? दोनों को कंबाइनली एक एलिमेंट सपोज करना है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इस सवाल को नोट करिए और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट के फॉर्म में है 2, 3, 2, 3, 8, 9, 6। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट बी? कितने एलिमेंट हैं सेट बी के अंदर में, राइट। सो एलिमेंट काउंट करने का तरीका हम आपको क्या बताएं कि कितने ऐसे चीज हैं जो कॉमा से सेपरेट करके लिखे हुए हैं। तो आप देखो जरा, ये पूरा चीज कॉमा सेपरेटेड है, फिर ये पूरा चीज कॉमा सेपरेटेड, फिर ये कंप्लीट एक साथ देखो आप, ये पूरा कॉमा सेपरेटेड है और ये 6। तो आप कहोगे इसमें एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ये कंबाइनली 3 एलिमेंट और ये एक 4 एलिमेंट। सो इसमें जो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स वो होंगे 4। ठीक, जब भी ऐसा हो सेट के अंदर सेट हो तो ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट? तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिखा जाएगा कि 2 बी के खानदान से बिलोंग करता है। 3, यस 3 बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे? बी। 6 बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे? बी। 8, 9 कंबाइनली एक एलिमेंट है और ये बिलोंग्स टू क्या रहेगा? बी। करेक्ट और नॉट? कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे हम, ऐसा सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 8 डज नॉट बिलोंग टू बी, ऐसा लिखेंगे हम लोग, राइट। क्या चीज़ कि 8 अकेला बी का एलिमेंट नहीं है, ओके। तो हम लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू बी, ऐसे भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9, माफ कीजिएगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू बी, उस तरह से 9 डज नॉट बिलोंग टू बी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन करिए और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ सेट। हम लोग अभी बात कर चुके हैं सेट किसे कहते हैं, हम लोग सेट को कैसे पहचानेंगे, सेट को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, कितने तरह से उसको नोटेशन में व्यक्त किया जाएगा, कैसे कैसे उनको आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे। इन सारे टॉपिक के बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। देखिए, इसमें सबसे पहला टाइप जो पढ़ना है वो पढ़ना है एम्प्टी सेट। क्या कहता है एम्प्टी सेट? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। सो ऐसा सेट को क्या कहा जाएगा? एम्प्टी सेट, है ना। आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में सेट विथ नो एलिमेंट, सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एम्प्टी सेट। क्या उदाहरण हो सकता है? एक उदाहरण जरा पेश कीजिए। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि A is equal to x such that, set of x such that x is even prime number, okay, बड़ा than 5। 2 भी लिख सकते थे आप इसको। चलिए, अब बताइए हमको इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जो आप इस कौन सा नोटेशन है ये? डेफिनेटली ये सेट बिल्डर नोटेशन, राइट। तो जरा इसको डिकोड करिए और रोस्टर नोटेशन बनाने की कोशिश कीजिए। कह रहा है एक्स में उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन रखना है जिसमें एक्स जो होना चाहिए इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के बारे में बोल रहा है ऐसा कोई भी नंबर
अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को नोटिस कर लें कि प्राइम नंबर होता है एनी नंबर, ओके, ग्रेटर देन 1, greater than 1 and not divisible by any number except 1 and itself। ये तो आप लोग को जानना चाहिए, ये बेसिक से आपका, कि कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, यस 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 से बड़ा है और वो डिविजिबल नहीं है अपने आप को छोड़कर या फिर एक को छोड़कर, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सो इवन प्राइम नंबर, x एक इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा। हमको मालूम है पूरे नंबर सिस्टम में, पूरे रियल नंबर में अगर आप खंगाल के देखिएगा तो आपको सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर मिलता है और वो कौन सा है, 2। और वो भी कह रहा है तुम ऐसा नंबर ढूंढ के देखो जो 5 से बड़ा है। ऐसा हो सकता है क्या कभी? हमको पूरे रियल नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम मिलता है, वो है 2, और वो कह रहा है कि नहीं आप ढूंढ के दिखाओ जो 5 से बड़ा होता है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यानी कि इस सेट में एक भी एलिमेंट कंसीडर नहीं होंगे, एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि A इज एम्प्टी सेट। यस और नो? A इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसको रोस्टर के फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे A इज इक्वल टू 5, दिस सिंबल 5 ग्रीक सिंबल है, और 5 एम्प्टी सेट के रोस्टर नोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कहीं 5 लिखा हो मतलब वो एक एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। और उदाहरण आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट का, क्या दिया जाए बताइए जरा आप। A इज इक्वल टू एक्स सच दैट, बोलिए क्या होना चाहिए? X इज द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए तो जरा, कह रहा है A जो है वो सेट है उन सभी x का जिसमें x इस प्रकार से है कि वो रियल रूट है किसके, इस इक्वेशन के। आप जरा देखो इस इक्वेशन में जो d है वो नेगेटिव है। ये सब नो, कैसे d नेगेटिव है? बेसिक्स आपको पता होगा 10th क्लास का। d कैसे नेगेटिव है? यहाँ पर b स्क्वायर करो 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 8 चौका 32, तो ये आएगा -31। डी नेगेटिव है इसका। तो डी नेगेटिव है तो इसके कभी भी कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो रियल रूट नहीं होंगे और कह रहा है कि ये जो सेट है वो रियल रूट का, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होने वाला है। ठीक, तो हम कहेंगे कि a इज व्हाट इक्वल टू 5, मतलब a एक एम्प्टी सेट। ओके, द नेक्स्ट वन इज, होप आप इसको लिख चुके होंगे इसको, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। दूसरा है सिंगलटन सेट। कह रहा है वैसा कोई, नाम से स्पष्ट फिर से, वैसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, है ना। आप कह सकते हैं सेट विथ सिंगल एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, ये एक सिंगलटन सेट का उदाहरण हो सकता है। एक जरा हमको सेट बिल्डर में भी बताइए, b इज इक्वल टू, देखो तो जरा आप, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यू कैन से लाइक दिस, x इज रूट ऑफ, x is positive root of, x is positive root of इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा, आप इस रूट को, आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके रूट आएंगे x इक्वल टू +3 एंड x इक्वल टू -3 आएगा, राइट। सो ये कह रहा है कि पॉजिटिव रूट को कंसिडर कर लो, यानी कि जब आप इसको डिकोड करोगे तो b इक्वल टू आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो डेफिनेटली ये कंप्लीट एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके,
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला चलिए, हमारा तीसरा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बारे में कह रहा है वैसा कोई भी सेट था ना जिसके एलिमेंट्स की लिस्टिंग की जा सकती हो। द एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, दैट सेट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। ओके, इसमें वैसा सेट, आप हिंदी में लिख लो, वैसा सेट है ना जिसमें एलिमेंट कैन बी लिस्टेड इज कॉल्ड व्हाट? फाइनाइट सेट। ठीक, उसी तरह से एक हो सकता है इनफाइनाइट सेट। दोनों का एग्जांपल हम एक साथ देखते हैं। इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट सेट क्या होगा? कह रहा है वैसा कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट्स को, इक्का दुक्का कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता हो। उदाहरण लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, है ना। वैसा कोई भी सेट जिसके, है ना, सारे एलिमेंट का लिस्टिंग नहीं किया जा सकता हो। आप देखिए जरा एग्जाम्पल, कहता है A इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओह, बस इतना ही कह दिया। तो आप जरा इसमें आप एक्स ए को डिकोड करने जाओगे तो आपको मिलेगा A = 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो आप सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर कितने सारे होंगे? बहुत सारे होंगे। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर प्रेजेंट इन द रियल नंबर लाइन। ओके, सो आप इसको पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे 3 डॉट लगा देंगे। कम से कम 3 डॉट लगाइए, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। कोई फेसबुक का कमेंट नहीं है कि आप 5-6 डॉट लगाए जा रहे हैं, है ना। सो 3 डॉट लगा दीजिए, काफ़ी है। मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर पा रहे, राइट। सो हम कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। और फाइनाइट तो आप समझ गए होंगे एग्जांपल अपने आप, जिसमें सारे एलिमेंट को एक साथ लिस्टिंग किया जा सकता होगा। ओके, क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कह रहा है कि A इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 18। सो आप इसमें तो खटाखट लिस्टिंग कर देंगे। कैसे? 1 से लेकर के 18 तक, माफ़ी चाहते हैं 17 तक, क्योंकि 18 शामिल नहीं करना है। तो ये कहानी है इनफाइनाइट सेट का। अगला है, इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, कार्डिनल नंबर का। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कह रहा है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको हम लोग उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ओके, इज कॉल्ड क्या? कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, A = दे रखा है 1 2 3 4 5। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A जो होगा वो होगा 5, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं N ऑफ A। ये क्या बोल रहा है? इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। दो तरह से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? या तो कार्डिनल नंबर ऑफ A पूछा जाएगा या पढ़ा जाएगा, या फिर पढ़ा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और वो किस क्वालिटी कितने का आएगा? 5। ओके, कार्डिनल नंबर समझ गए। कार्डिनल नंबर के आधार पर एक इसमें डेफिनेशन दे रखा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है इक्विवेलेंट सेट के बारे में? कि वैसे कोई भी 2 या 2 से अधिक सेट जिसके कार्डिनल नंबर सेम होते हों। कार्डिनल नंबर सेम मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? एकदम एक बराबर होंगे। ओके, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर A = हम बोले 1 2 3,
b इज इक्वल टू बोले 3 4 5, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर है 3। कैसा नो? तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो सेट हैं, सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टू सेट्स आर said to be equivalent, okay, when their cardinal number is same। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं तो उन सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें है कितना नंबर आ गया? ये तीसरा, चौथा, इसको आप पांचवा लगा लो, ये छठा अब होगा। छठा कह रहा है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से पता चल रहा है कब दो सेट को इक्वल कहा जाएगा? तो सेट को इक्वल तब कहा जाएगा जब एक सेट, दो सेट हैं ए और बी, उन ए और बी को इक्वल तब कहा जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी के सारे एलिमेंट भी ए में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 और बी इक्वल टू दे रखा है 3 2 1। आप देखो जरा, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं? तो आंसर होगा हाँ। 1 मौजूद है तो हाँ है, 2 मौजूद है हाँ है, 3 मौजूद है हाँ है। तो ए के सारे एलिमेंट बी मौजूद हैं और बी के एलिमेंट देखो 3 मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, 1 मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि बस का आगे पीछे लिख दिया है बट ये कलेक्शन है बराबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बोला गया कलेक्शन करने के लिए रेड बॉल, ग्रीन बॉल, वाइट बॉल का, तो आप एक थैला लिए, उसमें तीनों बॉल डाल दिए, दिस इज द कलेक्शन। अब कौन बॉल पहले है कौन बॉल बाद में है, इसका आप कह सकते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेट में याद रखिएगा कि सेट में कौन एलिमेंट पहले लिखा है कौन एलिमेंट बाद में लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं। यानी कि दो सेट इक्वल कब कहा जाएगा? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मैचिंग विथ ईच अदर, राइट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, आप ऐसे लिखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, प्रेजेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा, then we say that A is equal to B, right? So this is all about the types of set। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, हमारे सामने 2-3 क्वेश्चन हाजिर हैं और आपको इसमें से पहचानना है कि कौन से इक्वल सेट है। पहले क्वेश्चन में पहचाना है कौन से, ये दोनों कौन से सेट हैं, इक्वल सेट हैं, अनइक्वल सेट है, सिंगलटन सेट हैं, या फिर किस तरह के सेट हैं ये बताना है। दूसरे में भी बताना है, तीसरे में बताना है कौन सा इसमें फाइनाइट सेट है, कौन सा इसमें इनफाइनाइट सेट है। पहला क्वेश्चन बताइए, क्या लगता है आपको देख करके? अगर ए इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड हेट, तो ए में क्या आएगा? ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसका जरा रोस्टर बनाइए तो जरा। वो होगा एच होगा, ए होगा, टी होगा, ई होगा। और ज़रा बी बनाएं आप, तो बी में क्या लिखोगे? बी तो हीट का कलेक्शन है, तो आप कहेंगे एच कॉमा ई कॉमा कैपिटल लिखिए। अब बात करेंगे इस कैपिटल और स्मॉल लेटर पर, हम बात करेंगे क्या है, ए कॉमा टी। आप देखिए जरा, अभी हम लोग जाने हैं कि सेट में एलिमेंट आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के अंदर में याद रखिएगा, सेट के अंदर में ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओके। तो आगे लिखा चाहे पीछे लिखा, क्या वो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं? हाँ, एच से मैच कर रहा है, ई है, ए दोनों में है, टी दोनों में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पक्का ए और बी क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस पहले बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। ऐसे पढ़ते हैं, सुनिएगा, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कैसे पढ़ेंगे? यस, ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट, मतलब वो एक्स इस प्रकार से है कि एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, ओके।
तो आप सेट ए क्या बनाओगे, आप सेट ए बनाओगे L O A Y, राइट। अब Y है जो भी है आपका, आपके अनुसार, ओके दिस वन। और B के लिए क्या बनाओगे, B के लिए बनाओगे, माफी चाहते हैं, A L O Y, ओके। सो आप देखिए जरा ध्यान से, ये भी फिर से ये दोनों सेट क्या है, बराबर है। एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 L है, हम यहाँ पर एक ही L लिखे हैं, ऐसा क्यों? देखिए आप इसमें 2 L लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सेट के नोटेशन में ये बात कही गई है, ये बात हमको समझाया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई रिपीटिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो कृपया उन्हें अवॉइड करिए। रिपीटिंग एलिमेंट को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर कभी भी सेट के अंदर में रिपीटिंग एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कहे कि ये लेटर किन वर्ड से मिलकर बना है, किन लेटर से मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे, L से मिलकर बना है, O से मिलकर बना है, Y से मिलकर बना है, A से मिलकर बना है। आप ये थोड़े बोलेंगे कि L से मिलकर बना है, फिर L से मिलकर बना है, फिर A से मिलकर बना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, राइट। तो ये सेट क्या है, एक कलेक्शन है। आपसे सिंपल पूछा जाए कितने लेटर से, तो आप क्या नाम लोगे, आपका स्वाभाविक आंसर होगा L O Y और A से बना है। कभी आप ये नहीं बोलेंगे L से बना है, L से बना है, O से बना है, ऐसा नहीं बोलेंगे, राइट, ओके। उसी तरह से यहाँ भी है, रिपीटिंग एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखे हैं, सिंगल। इसी कारण से सेट के अंदर में रिपीटिंग एलिमेंट को नहीं लिखना चाहिए। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटर कभी भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं लिखता है, ओके। सो देखिए ध्यान से, इन दोनों में भी L है, बिल्कुल है, O है, Y है, A है, तो हम कह सकते हैं फिर से A और B क्या है आपस में, इक्वल सेट। सो सिंपल, एकदम साधारण है, बस लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट। ऐसा कह रहा है मुझको पहचान लो, मैं हूं कौन, राइट। चलिए पहचान के देखते हैं, पहला कौन है, क्या कह रहा है, पहला सेट आइडेंटिफाई कीजिए। A इज सेट ऑफ X, A इज सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू Z। Z होता है इंटीजर। अभी हम लोग बात करेंगे इस कौन सा सिंबल किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग उसमें देखेंगे, मैथमेटिकल सेट एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा सेट किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वेंशनली। तो फिलहाल ये याद रखिए Z इंटीजर है, तो X इज सच दैट X बिलोंग्स टू Z, मतलब X इंटीजर होना चाहिए, एंड इतना उसका स्क्वायर करके -5x और +6x करके आना चाहिए क्या चीज़, 0, है ना। तो ऐसा तभी संभव है जब A के अंदर इसको इस पहले वाले को डिकोड कर रहे हैं, पहले वाले को। तो A इक्वल टू क्या बताओगे आप, डेफिनेटली देखो आप 3 2 5 और 2 3 6, यानी कि यहाँ से X के एलिमेंट होंगे 2, 3। क्यों, क्योंकि देखो ये इंटीजर भी है और इस 2 का स्क्वायर करो 4 -10 -6 +6 0 भी आ रहा है, तो असल में इसके रूट्स हैं। तो A इक्वल टू इतना है। क्या इसके एलिमेंट लिस्टेड हो गए, बिल्कुल हो गए। अगर एलिमेंट किसी भी सेट के लिस्टेड हो जाते हैं तो दुनिया वाले उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। हम कह सकते हैं A क्या है, एक, यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। दूसरा, ये वाला दूसरा ले लो, A के बाद B ही होता है इसलिए। चलो B को डिकोड करो जरा आप। कह रहा है पढ़ेंगे कैसे ये देखना है। B इज दिस सेट ऑफ X, यस B इज दिस सेट ऑफ X सच दैट, ये याद रखिएगा, ये इक्वल साइन है, यहाँ कॉलन है। तो B इज सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू Z, मतलब X इंटीजर होना चाहिए और X स्क्वायर करने पर इवन नंबर आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो जाएंगे, बहुत सारे इंटीजर ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे जिनका स्क्वायर करने पर क्या आता हो, इवन नंबर आता हो। जितने भी इवन नंबर है सभी का स्क्वायर करके देख लो आप, एकदम पक्का इवन नंबर आना है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे B बराबर आप क्या लिखोगे, 4। हाँ बिल्कुल, 4 का स्क्वायर करो तो इवन आएगा। 2 भी लिख सकते हो आप, 4 भी सकते हो, 6 8 10 एंड सो ऑन। तो आप देखो जरा इसमें कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं, सारे। ओके, सो अब लिस्ट तो कर नहीं सकते हैं, सो 3 डॉट लगा देंगे। अब 4 5 लगा लो। अगर आपको लगता है ये फेसबुक का कमेंट है तो आप इसमें हजारों डॉट लगा सकते हो, क्या दिक्कत है ना। तो अगर B के सारे एलिमेंट लिस्टेड नहीं हो पा रहे हैं तो हम कहेंगे B क्या है, इनफाइनाइट सेट।
ठीक, अगला क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, तीसरा नंबर, सी इक्वल टू दे रखा है, आप जरा पढ़ो जरा, आप मुझे डिकोड कर बताओ। कह रहा है सी इज सेट ऑफ एक्स, ध्यान सुनिए कैसे पढ़ रहे हैं, सी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट, मतलब कहने का मतलब ये है कि सी जो है एक्स का सेट है और उसमें एक्स इस प्रकार से है कि वो इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर करने पर 36 आता है। सो देखिए ध्यान से, तो ये इसमें कौन सा आंसर होंगे, एक्स इक्वल टू डेफिनेटली -6 भी हो सकता है और +6 भी हो सकता है। अब देख लो, इंटीजर है, हाँ है, स्क्वायर करने पर 36 आता है, हाँ आता है, तो यस इसके एलिमेंट लिस्टेड हो गए, तो डेफिनेटली कौन सेट होगा बताइए आप, फाइनाइट सेट। अच्छा, चौथा नंबर, चौथा कहाँ है सर, चौथा यहाँ है, डी नंबर, बताइए कैसे पढ़ेंगे, डी इज सेट ऑफ एक्स, यस सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब x जो है इंटीजर के खानदान से है एंड -10 से छोटा है। तो -10 से छोटा कितने इंटीजर पॉसिबल, देखो जरा, d इक्वल टू -10 से छोटा लिखना है तो -11 लिखना होगा, राइट। छोटा कैसे, नंबर लाइन देख लो आप, -10 तो इधर होगा -11 -12, इधर जाना है हमको, तो -11 -12 -13, ऐसे कितने पॉसिबल है, ढेर सारे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 डॉट लगाओ, ब्रैकेट बंद करो, आप आपकी मर्जी, आप कितना भी लगा सकते हैं। सो अगेन हम इसके सारे एलिमेंट को लिस्टेड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। अकड़ के तो ऐसे पूछ रहा था जैसे पहचान ही नहीं पाएंगे इनको, हम चारों को पहचान लिए हम लोग, कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। सो आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, सो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सबसेट के ऊपर। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए GRC के वीडियो लेक्चर। धन्यवाद।